जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछला जो अपना वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने तकरीबन न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले जितना भी टॉपिक है वो तमाम टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया था। जैसे कि मास डिफेक्ट क्या होता है ना, द्रव्यमान क्षति जिसे बोले थे, या फिर आपका जो है उसी के बाद जो आया था बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या होता है। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह से हमें पढ़ना है ना। और दो जो था उसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण हमें जो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अंदर है वह है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और रेडियो एक्टिविटी। मतलब कुल मिलाकर के हम लोगों को जो है ना वो तीन तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। हालांकि रिएक्शन को अगर आप कैटेगराइज करो तो वो तो दो ही है, रेडियो एक्टिविटी उसी का एक प्रोसेस है ना। तो हम लोग आज जो है उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार आप रिवाइंड कर लीजिएगा पूरी बातों को, पुराना जितना भी है उसको आप एक बार रिवाइंड जरूर कर लेना। क्योंकि हम लोगों ने नाभिकीय अभिक्रिया से निकलने वाला जो ऊर्जा होता है जिसको हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं उसका फार्मूला पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात किया था, है ना। एक फार्मूला जो क्यू वैल्यू का आया होगा वो मास को लेकर के आया होगा, और एक फार्मूला जो आया था वो काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी को लेकर के आया था। ये फार्मूला को थोड़ा सा आप रिकैप्चुलेट कर लेना, क्योंकि उसी फार्मूला का हम इसमें जो है इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल क्या करेंगे वो आपके लिए छोड़ेंगे, वो आपके लिए वर्क रहेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो अभिक्रिया था उसका नाम था नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। वैसे शब्द से भी स्पष्ट है, विखंडन का मतलब होता है टूटना। अगर एक बड़ा नाभिक है, मान लीजिए हमारे पास एक भारी और बड़ा नाभिक है ये, और ये स्टेबल होना चाहता है, तो ये जो स्टेबल होने के लिए माने अपना ये जो काम करेगा उसमें ये क्या करेगा, ये टूटेगा। टूट करके इस तरह से दो या दो से अधिक पार्टों में ये डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग दो या दो से अधिक पार्टों में ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड हो गया और तब जाकर के ये स्टेबल हुआ, ऐसे प्रक्रिया को या ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग न्यूक्लियाई में ये टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और साथ में ये क्या करेगा, एनर्जी का एक बहुत ही विशाल मात्रा इधर जो है वो रिलीज करेगा। और वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी को ही आप क्यू वैल्यू एनर्जी बोले थे। हम लोगों ने पिछला जो वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर में यही देखा था कि नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन के फलस्वरूप जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला में आपको यही करना है, इसका जो शुरू का मास है वो आपको पता कर लेना है, बाद का जो मास है वो पता कर लेना। न्यूक्लियर मास की बात हम कर रहे हैं, याद रहे, न्यूक्लियर मास जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। आप उसका शुरू का और बाद का जो मास होता है उसमें आप देख लीजिएगा जो डिफरेंस आएगा, और उसको सी से मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका क्या आया था, क्यू वैल्यू एनर्जी आया था, और वही आपका यहाँ पर एनर्जी के रूप में रिलीज होगा दरअसल। तो और इससे पहले जो आप लोग अगर याद करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो होता है उसका पालन होता है। वो तमाम चीजों का पालन ये चलते रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। नाभिकीय अभिक्रिया में जितने भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है लागू होते हैं, जो आपको हमने पिछले क्लास में लिस्ट बना दिया था, वो तमाम चीजें आपको याद रखना है। चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो बैलेंस रहेगा, दोनों साइड जो है वो बैलेंस रहेगा, ठीक ना। चलिए आते हैं आगे। पहले तो इसी का डेफिनेशन अगर आप देखो, वही जो बात हमने बोला है वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द प्रोसेस इन विच अ लार्ज न्यूक्लियस, एक बड़ा नाभिक, स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, दो अलग अलग न्यूक्लियाई में जब ये टूट जाते हैं विद रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा उत्सर्जन के साथ, तब हम लोग इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया मतलब एनर्जी स्टेबल होने, मटेरियल जो है यानी न्यूक्लियाई जो है स्टेबल होने के लिए अलग अलग पार्ट में टूटेगा, ऊर्जा उत्सर्जन के साथ, एनर्जी साथ में वो अपना जो है वो बाहर निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। और एक न्यूक्लियस का टूटने का जो एनर्जी होगा वो अलग अलग मटेरियल के लिए डिपेंड करेगा उस पर, है ना। लेकिन हमने एक एग्जांपल रखा है आपके सामने कि अगर मान लीजिए यूरेनियम 236 है यहाँ पर, है ना, यूरेनियम 236 है और इसका परमाणु संख्या तो 92 होता है, 92 होता है। जब ये टूटेगा
तो ये बेरिलियम और क्रिप्टन के रूप में टूटेगा। और याद रखिएगा इस अभिक्रिया के फलस्वरूप न्यूट्रॉन भी बाहर होते हैं, 3 न्यूट्रॉन ये बाहर करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसका परमाणु भार जो है ना, एटॉमिक मास ऊपर में ये बैलेंस्ड होगा, 141, 92 और 3, इसका 3 भी तो मास होगा 3, अगर आप इसमें जोड़िएगा तो 3 मास इसमें जोड़ोगे तो आपका 3 और 2 5 और 1 6, 36 हो गया, मैंने 6 लास्ट में आ गया, पूरा जोड़ोगे तो आपका 236 आ जाएगा, और 56 और 36 को जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा। मतलब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के एक उदाहरण आपके सामने रखें कि यूरेनियम 236 को अगर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में लाए हैं, अगर ये हो रहा है तो ये बेरिलियम क्रिप्टन में टूटेगा और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी को भी साथ में रिलीज करेगा। मतलब विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्सर्जन भी होगा, और ये एक न्यूक्लियस की बात हो, ठीक ना। और अगर मान लो ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियस टूटेगा तो आप उसके अनुसार से मल्टीप्लाई कर लो कितना एनर्जी एक बार में निकलेगा, है ना। तो एनर्जी का अगर एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए तो ज्यादा न्यूक्लियस को तोड़ना होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आप याद रखिएगा विखंडन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। अगर मटेरियल स्टेबल होने के लिए विखंडित होता है, टूटता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो ये आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, पहले आप इसको नोट्स में शामिल करो, इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लो। इस नाभिकीय अभिक्रिया के ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है विखंडन वाला, ये 2 तरह का होता है। एक जो होता है कंट्रोल में रहता है, जिसको इंसान जो है कंट्रोल करके रिएक्शन करवाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि उसका प्रयोग किया जाएगा एनर्जी के उत्पादन में, ऊर्जा का जो उत्पत्ति होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। और एक जो होता है वो अनकंट्रोल होता है, या तो अपने आप होगा, नहीं तो इंसान जो है परमाणु बम के रूप में जो इस्तेमाल करता है उसमें अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल जो है उसके बाद किया नहीं जा सकता है। तो वहां से जो ऊर्जा निकलेगा वो ऊर्जा की मात्रा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मात्रा जो है एक न्यूक्लियस में हमने आपको बताया इतना ज्यादा है। एक बार में अगर बहुत सारा न्यूक्लियस टूटेगा तो स्वाभाविक बात है कि बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा, और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, नियंत्रित अगर आप नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो एनर्जी डिस्ट्रक्शन में जाएगा, बर्बाद करने में चला जाएगा। तो हमारा जो विखंडन अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ये 2 तरह का होगा, एक जो होगा कंट्रोल रिएक्शन होगा और एक अनकंट्रोल होगा। तो आइए देखते हैं कि कंट्रोल और अनकंट्रोल में क्या होता है। देखिए, अगर नाभिकीय अभिक्रिया कंट्रोल हो, माने अनियंत्रित हो, पहले अनियंत्रित की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक एटम जो है ना वो टूटा, और मान लो 3 टुकड़ा में टूट गया, है ना। वो कई टुकड़ा में टूट सकता है, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन मटेरियल के ऊपर में। मान लीजिए ये 3 भाग में टूट गया, अगर एक मटेरियल 3 भाग में टूटा तो अगला जो ये 3 गो टूटा है ना, ये तीनों 3 3 3 3 के रूप में टूटेगा, फिर अगला जो होगा वो 3 3 के रूप में टूटेगा, फिर अगला जो होगा वो 3 3 के रूप में टूटेगा। इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये चैन बनाते चला जाएगा, इसीलिए इसको न्यूक्लियर चैन रिएक्शन बोलते हैं, या अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि ये श्रृंखला बनाते चला जाएगा, आप इसको नियंत्रित कर ही नहीं पाएंगे। खास करके इस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो परमाणु बम में जो है करवाया जाता है, और इसी वजह से एनर्जी का मात्रा जो है लगातार उसमें प्रोड्यूस होते चलता है ना, वो रुकता नहीं है। माने तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये रिएक्शन समाप्त नहीं होगा, और कब तक चलते रहेगा वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है ना। क्योंकि सबका जो आयु होता है ना उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, आगे जाकर के आप पढ़िएगा, हाफ लाइफ अर्ध आयु वो अलग अलग होता है, उसका ड्यूरेशन जो है किसी का ज्यादा किसी का कम होता है, तो उस अनुसार से डिपेंड करेगा कि कब तक वो प्रक्रिया चलते रहेगा, बात समझे। तो इसीलिए याद रखिएगा अनियंत्रित अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, नियंत्रित नहीं करते हैं, उसको खुला छूट दे दिए कि जितना मर्जी उतना जाकर के विखंडन करवाते रहो, है ना। तो इसको बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। अच्छा, कंट्रोल रिएक्शन में क्या होगा, देखिए बेसिकली हम लोग जब भी रिएक्शन करवाते हैं ना तो न्यूट्रॉन से ही करवाते हैं, न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं तो ये टूटता है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन निकालेगा और 3 न्यूट्रॉन तीनों को फिर तोड़ते चलेगा इस तरह से। यहाँ पर भी आप जो है न्यूट्रॉन से ही बमबारी करेंगे तभी जाकर के ये जो है रिएक्शन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन होगा इसमें क्या करते हैं ना कि 2 न्यूट्रॉन को हम कंट्रोल कर लिए और 1 न्यूट्रॉन को छोड़ दिए, यानी 2 न्यूट्रॉन पर अगर कब्जा कर लिए तो ये दोनों तो अब टूटेगा नहीं, इसका विखंडन रुक जाएगा, और 1 न्यूट्रॉन अगर छोड़ दिए तो एगो का ये किसी न किसी एक पार्ट को तोड़ेगा। ये तो तय है कि एक बार अगर आप इसको तोड़ते हैं ये 3 भाग में टूटेगा, और न्यूट्रॉन खुद निकालेगा, उसके बाद आपको शुरू में खाली ट्रिगर करना है, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। लेकिन अगर आप बीच में हर जगह पे
दो दो न्यूट्रॉन पर कब्जा करते चलते हैं। तो एक जो ब्रांच, दो ब्रांच जो होगा ना, जो भाग रहा है इससे, ये आगे फिर विखंडित हो भी नहीं करेगा, केवल एक ही ब्रांच इसका बढ़ते चलेगा। इसमें क्या था कि सब ब्रांच बढ़ते चलेगा और बढ़ते चलेगा, एक बहुत बड़ा जाल बना लेगा। तो कुल मिलाकर के जब आप न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो उस केस में आपका ये जो रिएक्शन है वो कंट्रोल में। अगर आपने पूरा न्यूट्रॉन को कब्जा कर लिया तो ये पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल जो है नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है और वहां बिजली तैयार किया जाता है। तो बिजली तैयार करने के लिए आपका ये नाभिकीय ये जो आपका आता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी कि ये जो विखंडन अभिक्रिया कंट्रोल में जो होता है, इसी अभिक्रिया का दरअसल प्रयोग किया जाता है और इसी के द्वारा बिजली जो है वो तैयार किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक कंट्रोल्ड और एक ऑन कंट्रोल। अगर कंट्रोल्ड होगा तो वो अपना कंट्रोल्ड होगा तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको इंसान अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन अनकंट्रोल्ड होगा तो फिर इसको जो है रोकना इम्पॉसिबल है, करीब करीब इम्पॉसिबल ही कहो, क्योंकि अभी तक तो इसके बारे में किसी तरह का और भी जानकारी आया नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी तक ये जो है ना, माने इस एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और ये डायग्राम के थ्रू ही आप याद रखना, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने नोट्स में शामिल करो। अब बात यह है कि हमें मूल रूप से पढ़ना है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में, और मैंने इसके बारे में पढ़ना क्या है, बल्कि इसका इस्तेमाल जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो हमको न्यूक्लियर रिएक्टर का कभी कभार कोर मतलब उसका जो आंतरिक भाग है, मेन भाग, उसका कहता है व्याख्या करने के लिए, और उसके लिए 5 नंबर भी देता है। तो हम लोग उसी का अभी जो है ना अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, हमें पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से होता है, बहुत सिंपल डायग्राम है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये जो भाग होता है, एक दीवार यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख रहे हो, इस दीवार के अंदर में आपको दिखेगा यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर पानी होगा, इसके बीच में जो ये पानी होता है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये पानी है, और इस पानी को हम लोग बोलते हैं कूलेंट, इसका नाम होता है शीतलक। क्यों नाम देते हैं थोड़ा देर में आप समझ जाओगे। उसके बाद ये जो काला वाला जो रड आपको दिख रहा है, ये वाला जो काला वाला रड दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूल, ईंधन, और यही यूरेनियम पोलेनियम किसी का बना होगा, माने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही ये बना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल रॉड्स, ईंधन, इसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो रड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ईंधन बोलेंगे। और उसके बाद ये जो रड है, रड के बीच में ये जो आपको गुलाबी कलर का ये जो कुछ दिख रहा है, ये जो मटेरियल जो बीच में जो आपको दिख रहा है, इस मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं मॉडरेटर, मंदक। जब आप न्यूट्रॉन फेंकते हैं ना, तो न्यूट्रॉन का जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है, और हम चाहते हैं कि न्यूट्रॉन का स्पीड जो है वो कम हो, ताकि नियंत्रण करने में हमें बने, है ना। तो ये जो बीच में जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर, मंदक। और मंदक के रूप में अलग अलग मटेरियलों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि D2O, भारी जल जो होता है उसका आप इस्तेमाल करते हो, और या फिर ग्रेफाइट का कीचड़ बना करके उसके अंदर में डाल दो, उसका भी इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या होगा ना कि न्यूट्रॉन जब फेंका जाएगा तो न्यूट्रॉन का स्पीड कम हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का स्पीड कम हो जाएगा तो रिएक्शन जो होगा ना, रिएक्शन जो होगा उसमें अगर हमें किसी न्यूट्रॉन को कैप्चर करना हो, या फिर उससे न्यूट्रॉन जो निकलेगा तो वो स्लो होगा, तो उसको कब्जा करने में हमें बन जाएगा, और ज़्यादा फास्ट होगा, जब तक पकड़ेंगे तब तक कोई और रिएक्शन करवा देगा। तो मंदक का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन को स्लो करना, जो फास्ट न्यूट्रॉन भाग रहा होता है उस न्यूट्रॉन को स्लो करना। उसके बाद आप याद कीजिएगा, हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक फ्यूल रॉड है, तो फ्यूल रॉड तो सीधी बात है उसमें अभिक्रिया होगा, क्योंकि वो रॉड है तो रॉड में तो अभिक्रिया ही होगा। रॉड क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसी का तो मेन काम है, उसी का तो मेन काम है, ईंधन के रूप में काम है। तो इसी में तो यही तो विखंडित होगा, और ये विखंडित होकर के क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा। तो इसमें अभिक्रिया चलेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाले न्यूट्रॉन को मॉडरेटर स्लो करेगा, और एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन होगा, जिसको कहते हैं ना, अभी जो आपको बताए थे कंट्रोल करने के लिए हम न्यूट्रॉन पर कब्जा करेंगे, तो कब्जा करने के लिए कोई ना कोई तो आप माने कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करोगे ना कुछ उसमें लगाओगे। तो जिस व्यवस्था के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं उसको कंट्रोल रॉड बोलते हैं, इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं, कंट्रोल रॉड भी बोलते हैं, हिंदी में इसको नियंत्रक बोलते हैं, यही कंट्रोलर है। और ये कैडमियम या बोरॉन का बना होता है। कैडमियम या बोरॉन जो होता है, इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है,
तो जब भी हमको लगेगा कि ये अभिक्रिया जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, हम इसके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना चाहते थे, ये वाला जो है इसको नीचे डाले, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके फिर बाहर निकाल लिए। यही इसमें पूरे प्रक्रिया में ये चलता है। आप देख लो, ये जो आप देख रहे हो इसको फ्यूज चैम्बर बोलते हैं, जिसमें अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया के ठीक बाहर वाला जो दिख रहा है ये वाला पानी है, इसमें जो है ये पानी है और बाहर से इसको ब्लॉक किया रहता है। ठीक है, अब दूसरे हिस्सा पर हम आएंगे, लेकिन पहला हिस्सा इसका जो है आप इस तरह से समझ लो पहले। ठीक है, ये जो बाहर से आप इसको बंद करके रखते हैं इसको सील्डिंग बोलते हैं। इसको सील्ड करने का मतलब है कि परिरक्षक, जो बाकी चीज को बाहर नहीं आने देगा, इवन दैट रेडिएशन को भी बाहर नहीं आने देता है। ठीक ना, ये परिरक्षक कहलाता है। ये कंक्रीट का मोटा दीवार से उसको घेर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पहला पार्ट में क्या क्या चीज हम देखे, नियंत्रक है, कंट्रोल रॉड जिसका काम होता है कंट्रोल करना। कैडमियम या बोरॉन का इस्तेमाल ज्यादातर इसमें किया जाता है कंट्रोल रॉड के रूप में। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद मॉडरेटर, मॉडरेटर का क्या काम है, मंदक का क्या काम है। मंदक जो होता है इसका मेन काम होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन भाग रहा था उसको स्लो कर देना। और मंदक के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, D2O भारी जल का इस्तेमाल करते हैं या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड का क्या काम है, इसी फ्यूल रॉड की वजह से तो अभिक्रिया होता है, इसी में तो अभिक्रिया होगा। तो फ्यूल रॉड जो है एक तरह से वो तो ईंधन का काम करेगा। और ये एक चैम्बर है, जिस चैम्बर में रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं विखंडन चैम्बर। चारों तरफ से घेर दिए, इसको बोलते हैं सील्डिंग। इसको बोलते हैं सील्डिंग, परिरक्षक जो बंद करके रखेगा। अब दूसरा हिस्सा में जाइए। अब स्वाभाविक बात है कि जब अभिक्रिया होगा तो ये बगल का जो पानी होगा वो पानी गर्म हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है शीतलक। आप जरा देखिए, याद रखिएगा, चैम्बर जो होगा ना, ये चैम्बर अभिक्रिया होगा तो चैम्बर गर्म होगा, नहीं तो अगर आप हीट को बाहर नहीं निकालिएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, टूटिए जाएगा पूरा। तो इसीलिए इस चैम्बर को ठंडा रखने के लिए बगल में पानी रखा जाता है, ये पानी। और स्वाभाविक बात है कि इसमें से हीट निकल के पानी में चला जाएगा, और पानी में चला जाएगा तो ये पानी गैस बन करके फिर इधर से भागना चाहेगा और भाग करके इधर आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं ना कि इसको भी हीट एक्सचेंजर से जोड़ देते हैं। माने इसमें भी जो है ना आप पानी रख दीजिए, यहाँ भी पानी रख दीजिए। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जैसे ही ये जाएगा इससे होकर के नीचे आएगा तो इसको हीट एक्सचेंजर से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो पानी जो आएगा ना वो अपना उष्मा लेकर के आएगा, हीट लेकर के आएगा, और वो हीट जो है ना ये पूरे को सप्लाई कर देगा, इसको सप्लाई कर देगा, यहाँ पर सप्लाई कर देगा। और जब ये इसको सप्लाई कर देगा तो अब इसमें जो पानी यहाँ पर गया था ये ठंडा होकर के फिर यहाँ पर चलाएगा, और फिर इसमें ठंडा पानी इसमें डालेंगे। तो पंप के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि इधर का ठंडा पानी ही केवल इसमें जाएगा, गर्म पानी इस रास्ता से इधर से आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अभी क्रिया हुआ, जो कूलेंट जो पानी है ये पानी क्या करेगा, इधर से होकर के यहाँ से होकर के जाएगा और फिर वापस इसी में चला जाएगा। तो ठंडा होकर गर्म होकर के गया था और ठंडा होकर के वापस आएगा। इससे क्या होगा कि हीट निकलते चलेगा, जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर वापस आएगा। और हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बार बार हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ले लेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, इसको स्टीम बना देगा, वेपर बना देगा, और वेपर बना करके इधर भेजेगा। और इधर जो भेजेगा इधर टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पर जो है टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन बेसिकली उसी में इलेक्ट्रिक जनरेटर भी लगा रहता है। तो टरबाइन जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपका यहाँ से जो स्टीम गया ना ये टरबाइन को घुमाते हुए फिर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जब आएगा तो इसमें दो तरह का पानी हमेशा जो है वो चलते रहता है। कोल्ड वाटर जो होता है, माने कोल्ड वाटर, ये इसमें चलेगा और ये भी इसको फिर ठंडा करके ये जो गर्म पानी होगा उसको बाहर कर देगा। फिर कोल्ड वाटर ये लगातार देते रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हीट एक्सचेंजर में फिर वापस इधर से जो पानी जाएगा वो ठंडा पानी ही जाएगा फिर वापस, है कि नहीं। और ये अभिक्रिया करवाते चलो, इस तरह का प्रोसेस के द्वारा आप टरबाइन घुमाते चलो, आपको बिजली लगातार मिलते रहेगा। और ये प्रक्रिया करने से बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये छोटा, याद कीजिए, एक पार्टिकल, एक न्यूक्लियस टूटने के बाद 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आया था। तो अगर बहुत ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम का, तो उस केस में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी का हम प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि 1 ग्राम यूरेनियम अगर देखा जाए तो 1 ग्राम यूरेनियम जो है सालों भर एनर्जी एक घर में दे सकता है, उससे ज्यादा भी दे सकता है। तो आप जरा सोचिए कि 1 ग्राम कितना कम हुआ, और 1 ग्राम से अगर इतना सालों भर एनर्जी मिल सकता है तो 1 किलोग्राम से कितना मिलेगा, 10 किलोग्राम से कितना मिलेगा, 1000 किलोग्राम से कितना मिलेगा। तो इतना पावरफुल होता है आपका ये विखंडन अभिक्रिया, जो कि एनर्जी हम लोगों को माने बहुत मात्रा में जो है वो दे सकता है।
तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का कहानी है। नाभिकीय संयंत्र का जो कोर भाग है वो यही है, और आपको ये डायग्राम जो है वो ध्यान में रखना है, पूरा बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायग्राम का। और इसमें जितना भी हम जो मेन मेन पॉइंट है जिसका आपको जो है वहां पर लिखना अनिवार्य है एग्जाम में, उसके बारे में हमने लिख दिया है। जो समझाया है वही बात हमने लिखा है, देख लो आप। सबसे पहला जो मेन पार्ट है उसमें है ईंधन, फ्यूल। और ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम 33 ऐसे करके जो मटेरियल है इसका इस्तेमाल करते हैं। मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो मंदक न्यूट्रॉन को मंद करता है, याद कीजिए। तो मंदक के रूप में हम बोले थे आपको कि भारी जल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर भारी जल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन का क्षार का इस्तेमाल करेंगे, ये बात हमने आपको बताया था। तो जो हमने समझाया है वही बात यहाँ पर हमने लिखा है। इसको भी आप अपना स्क्रीनशॉट लो और इसको जो है ध्यान में रखना। एक और पॉइंट इसमें जो है मेन पॉइंट जितना भी है वो सारा पॉइंट को हमने मेंशन कर रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। उसके बाद था कूलेंट, शीतलक, जो ठंडा पानी था वो ठंडा जो करता था। जल या CO2 का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है ना। फिर रिएक्टर शील्ड जो चारों तरफ से बंद किया जाता था। तो रिएक्टर शील्ड का मूल काम क्या था? अगर आपको ध्यान हो तो रिएक्टर शील्ड का मेन जो काम होता था वो होता था कि जितने भी उसमें से बेसिकली विकिरण वगैरह जो बाहर निकलेगा उसको भी ये कंट्रोल करेगा, और साथ में बाकी चीजों को जो है घेर करके रखेगा। ठीक है, तो आपका ये था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। तो ये कहानी है पूरा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, विखंडन अभिक्रिया का। विखंडन अभिक्रिया में इतना बातें आपको जो है जानकारी में होना चाहिए, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। संलयन अभिक्रिया जो है थोड़ा सा अलग अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? बेसिकली दो हल्के नाभिक जो है ना वो जुड़ते हैं। अगर आपको याद हो तो जिस समय हमने आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ जब हम बता रहे थे, तो उस समय हमने आपको कहा था कि हल्का नाभिक जो होता है ना, अगर वो अनस्टेबल होता है तो वो जुड़ता है, और जुड़ने के बाद वो बड़ा भारी नाभिक का निर्माण करता है। तो दो हल्के नाभिक जुड़ करके जब एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस केस में भी एनर्जी बाहर होता है, उस केस में भी एनर्जी बाहर होता है। तो जब जुड़ करके बड़ा नाभिक बन के एनर्जी बाहर करे तो ऐसे अभिक्रिया को संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसा अभिक्रिया जो था सूर्य में, तारा में, ये सब में जो है ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बदौलत ही वहां पर एनर्जी डेवलप होता है। बात समझे? तो यहाँ पर हमने वही चीज लिखा है, वैसी अभिक्रिया जिसमें हल्के नाभिक संलयित होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ऊर्जा उत्सर्जन के साथ एनर्जी इसमें क्या होगा? बाहर रिलीज होगा। देखिए खास करके ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के ऊपर में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम ये सब चीज जो है पाया जाता है। तो अगर आप दो ड्यूटेरियम को रिएक्ट करवाइएगा, ड्यूटेरियम भी जो होता है ना एक प्रकार से आप देखिएगा तो वो हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप होता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में ये भी चला जाएगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का मात्रा जब बढ़ने लगता है ना तो याद रखना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में वो तब्दील होने लगता है धीरे धीरे करके। तो जब आप दो ड्यूटेरियम को अभिक्रिया करवाइएगा तो एक ट्राइटियम बनाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर करेगा और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनाएगा। अब यही ट्राइटियम किसी ड्यूटेरियम से अभिक्रिया करेगा तो हीलियम बनाएगा, एक न्यूट्रॉन बाहर करेगा और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनाएगा। और ये एनर्जी का मात्रा बहुत ज्यादा है। देखिए अगर आप विखंडन की बात करते हैं संलयन के साथ, तो विखंडन में जो आपका एलिमेंट होता था, जो न्यूक्लियस होता था, वो न्यूक्लियस का पूरा साइज वगैरह जितना कुछ भी आप देखोगे बहुत ज्यादा था। और इसमें अगर आप देखो तो ये बहुत छोटा है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा छोटा एलिमेंट है। और ये छोटा एलिमेंट संलयन करवा करके 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाता है। और उसी के रेंज में अगर इसका मात्रा रख दिया जाए तो इसका एनर्जी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है आपका संलयन अभिक्रिया। इसको देख करके केवल मत बात करना, ये अगर एक ही माने एक ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपका यहाँ पर जो है एक एनर्जी का मात्रा इतना आया। और ये जो आपका जो न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उसी के बराबर अगर न्यूक्लियस कर दोगे, बराबरी में दोनों को ला दोगे, तो निश्चित तौर पे आपका एनर्जी दोनों का अगर एक साथ देखोगे तो आपका उसमें बहुत ज्यादा देखने को, इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक जुटेंगे और जुट करके
एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बस इतना बात आप ध्यान में रखो, आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गया, इतना ही, केवल इतना आप ध्यान में रखो, इतना ही में काम हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर अभी भी जो है बहुत सारा बातें चल रहा है, रिसर्च वगैरह जो है उस पर अभी भी बहुत सारा काम जो है उस पर चल रहा है। हालांकि चल तो रहा है विखंडन पर भी, लेकिन विखंडन में बहुत सारा लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया है ना। तो एक काम कीजिए, और एक बात और याद रखिएगा, न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, सूर्य में, तारा में एनर्जी प्राप्त होता है। और इसके द्वारा जो बम बनता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बम। जैसे इससे पहले वाला में जो था उसका नाम था परमाणु बम, और इससे जो बनता है वो बनता है क्या चीज, हाइड्रोजन बम। हालांकि वो जो है ना, माने बड़ा मुश्किल से उसको बनाने की बहुत अलग टाइप का प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया पर काफी विवाद है। खैर उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन इतना याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, संलयन अभिक्रिया, दो हल्के नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक जो बनते हैं, उसका ये घटना है। अच्छा, इसके बाद अगला जो पार्ट है आपका वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है रेडियो सक्रियता। देखिए, रेडियो सक्रियता का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कहीं पर रखते हैं, तो ये अपना मर्जी से अल्फा बीटा गामा तीन तरह का जो विकिरण होता है इसको बाहर रिलीज करेगा, अपना मर्जी से, स्वतः, इसको बोलते हैं स्वतः, खुद से ये अपना मर्जी से क्या करेगा, अल्फा बीटा गामा जो होगा बाहर करेगा। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये गुण पाया जाता है। ये खास करके अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा काम करता है, ठीक ना। लेकिन ये जो अल्फा बीटा गामा जो होता है, ये खतरनाक विकिरणें होते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इवन डेट वातावरण को भी स्वाभाविक बात है कि नुकसान पहुंचाएगा। तो याद रखिएगा, जब किसी पदार्थ के द्वारा अल्फा बीटा गामा तीन विकिरण स्वतः बाहर निकलेंगे, तो ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। और ये जो अल्फा बीटा गामा बाहर निकाल रहा है, इस बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसी को रेडियो सक्रियता कहते हैं। अस्थायी नाभिकों को अस्थायी होने के लिए नाभिकों द्वारा स्वतः विकिरण उत्सर्जन प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। खुद से जब यह विकिरण करता है, बाहर निकालता है, तो इस विकिरण को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता कहेंगे। याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक डायग्राम में जो आपको दिखा रखा है कि इधर वाला पॉजिटिव प्लेट लिए, इधर माइनस लिए, निगेटिव प्लेट लिए, और जब ये निकल रहा था रेडिएशन, देखा ये गया कि अल्फा जो है वो निगेटिव की तरफ भागा, बीटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ भागा, और गामा जो है वो सीधा निकल गया। इससे इस बात का जानकारी मिलता है कि अल्फा के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, और बीटा पर निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। तो चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, इसीलिए बीटा पर मान लिया गया कि इस पर निगेटिव चार्ज होगा, और चूंकि इधर ये अल्फा जो है निगेटिव प्लेट की तरफ गया, इसीलिए मान लिया गया अल्फा के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा, और गामा जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। इसीलिए इस बात का ये प्रमाण देता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको पॉजिटिव निगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ऐसा घटना तभी घटता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या कोई रेडिएशन के ऊपर या कोई भी पार्टिकल के ऊपर में किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो। चार्ज नहीं हो तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन माने तो करेगा, या तो प्लस की तरफ भागे या माइनस की तरफ, है ना, माने उल्टा भागेगा। प्लस चार्ज होगा तो माइनस की तरफ भागेगा, और माइनस चार्ज होगा तो प्लस की तरफ भागेगा। ये जो है ना चार्ज का प्रॉपर्टी से यहाँ पे आया। तो इससे क्या होगा ना कि प्लेट लगाने से आपका अल्फा बीटा गामा तीनों का जो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो भी पता चल गया, ठीक है। अब याद रखिएगा, इस घटना को तो हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, हेनरी वेकरल, हेनरी वेकेरले इनको बोलते हैं। ये 1896 में इन्होंने इसके बारे में सबसे प्रथम बार बताया था, ठीक ना। तो आप कह सकते हो कि रेडियो सक्रियता का जो सबसे पहली बार जो खोज किसने किया, तो उसका खोज इन्होंने किया, है ना। एक मैडम क्यूरी थी, उन्होंने जो बाद में बात बताई वो रेडियम वगैरह के बारे में बताए थे, तो रेडियम का खोजकर्ता के रूप में उनको कहा जाता है। और कृत्रिम तरीका से जो रेडियो एक्टिविटी होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन प्राकृतिक रूप में जो हमारा रेडियो सक्रियता का जो घटना घटता है उसके बारे में इन्होंने ही बताया था।
तो याद रखिएगा, जिस पदार्थ के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का घटना घटता है उसको रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, और इस पूरे घटना को तो खैर रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी का शुरुआत है। तो सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन वगैरह को जो है स्क्रीनशॉट लो, और ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब रेडियो एक्टिविटी के फलस्वरूप अल्फा बीटा गामा, ये 3 पार्टिकल वो है जिसको हम ज्यादातर चर्चा में शामिल करते हैं, लेकिन इससे और भी घटना घट सकता है, और भी पार्टिकल इससे बाहर हो सकते हैं, ठीक है, और बाकी बाद में जाकर के कन्वर्जन वगैरह की वजह से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ना। रेडियो एक्टिविटी जो होता है, यानी रेडियो एक्टिव डीके इसको बोलते हैं। अब रेडियो एक्टिव विखंडन, इसमें जो होगा तो मूल रूप से हम लोगों को 5 तरह के विखंडन के बारे में पढ़ना है। एक तो अल्फा 6 होगा जो अभी चर्चा किए। बीटा जो होता है ना वो 2 तरह का होगा, बीटा पॉजिटिव होगा, बीटा निगेटिव होगा। यहाँ पर बीटा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव होगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ये वाला चीज मेंशन कर दे रहे हैं। एक तो आपका जो है अल्फा का डीके होगा, अल्फा डीके होगा, सिंबॉलिक तौर पे लिख देते हैं। एक जो होगा वो बीटा प्लस डीके होगा, एक तो आपका बीटा प्लस डीके होगा 6, एक तो आपका गामा डीके होगा, गामा डीके, और एक जो आपका आएगा यहां से ये बीटा प्लस, यहां पर माइनस है ना, कोई बात नहीं है, एक बीटा माइनस डीके हो जाएगा आपका, बीटा माइनस डीके यहां पर था, और ये बीटा प्लस डीके है, और एक आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर को इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही बोलो। तो कुल मिलाकर के ये 5 जो है टॉपिक हमें पूरे रेडियो एक्टिविटी में जो है वो अध्ययन करना है, ठीक ना, और एक एक करके सब पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि एक बात याद रखना, बीटा माइनस बीटा प्लस जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो पूरा बात जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अल्फा वाला में अगर आपको याद हो, अल्फा जो डीके है इसमें तो माने अकेला है, इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव अलग से हम बना नहीं रखे हैं। तो याद रखिएगा, अल्फा डीके का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एक एलिमेंट से, एक न्यूक्लियस से एक अल्फा बाहर निकालते हैं, इसका मतलब आप एक हीलियम परमाणु बाहर निकालते। याद रखिएगा इस बात को। अल्फा डीके में क्या होगा, अगर आप एक परमाणु से, एक न्यूक्लियस से एक अल्फा विकिरण बाहर निकालते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें से एक हीलियम परमाणु बाहर निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, इसको हमने एक अल्फा निकाल करके बना दिया वाई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से एक हीलियम बाहर निकल जाएगा, और एक हीलियम बाहर निकालिएगा तो नया जो हमारा न्यूक्लियस बनेगा, उस न्यूक्लियस में उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 4 से घटेगा। इसीलिए घटेगा क्योंकि आपका जो हीलियम होता है इसका परमाणु बाहर 4 होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर 2 होता है। इतना आपने बाहर निकाल दिया तो इतना माइनस हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, एटॉमिक मास में से 4 घटा दो, और एटॉमिक नंबर में से 2 घटा दो। तो नया जो एलिमेंट बनेगा ना, उस नया एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होगा उसमें से इस तरह से आपको घटाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में हम दे रखे हैं कि यूरेनियम 238/92 है, तो इसमें से हम एक अल्फा निकाले, तो एक अल्फा निकाले तो इसमें से 4 घटेगा तो बनेगा थोरियम, थोरियम बनेगा। और इसका जो है ना 92 जो है ये 90 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 2 घटेगा, और ई जो है 4 घटेगा तो 234 बन जाएगा। तो याद रखिएगा, यूरेनियम चाहे कोई भी एग्जाम्पल दे दे, XYZ कुछ भी दे दे, तो हमारा ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक अल्फा निकलने के बाद 4 से घटेगा, और सॉरी एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से घटेगा। तो याद रखिएगा, अगर हम इसको हमसे पूछे कि 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा निकाले तो उसको मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे अगर मान लो 2 अल्फा निकाले तो एटॉमिक मास 4 से घटेगा, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा। अगर बोला कि नहीं इसमें हम 4 अल्फा निकाले तो 4 चौका 16 यानी 4 उसका 16 जो होगा उसका एटॉमिक मास घटेगा, और 4 दूना 8 यानी कि 8 जो है उसका एटॉमिक नंबर घटेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा, एक अल्फा उत्सर्जन का मतलब होता है एक हीलियम परमाणु जो है उसको बाहर करेंगे, ठीक है। तो अल्फा उत्सर्जन के लिए आपको ये पूरा डाटा जो है वो ध्यान में रखना है। वही बात हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लिख रखे हैं, और ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स में शामिल करो। ये है अल्फा उत्सर्जन का कहानी। अब आते हैं बीटा वाले पार्ट पे। तो बीटा वाले क्या होगा, अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि अल्फा उत्सर्जन के बाद, है ना, इसमें जो है एनर्जी जो बाहर निकलेगा, ये तो तय है
कि आपका जो है कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बात हम पहले से तय कर रखे हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे क्यू वैल्यू पूछेगा तो क्यू वैल्यू मतलब होता है इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इंटू सी का स्क्वायर। इसी फार्मूला से आप निकाल दो, या काइनेटिक एनर्जी दिया रहे तो उस फार्मूला से निकाल दो, या फिर बाइंडिंग एनर्जी दिया रहे तो बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूला से निकाल दो। हमने तीनों फार्मूला आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो उस रूप में आपको यहाँ पर दे देगा कि पहले न्यूक्लियस का मास इतना था, अब इतना हो गया, इस तरह से आपको देगा और उस अनुसार से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो यहां से एक तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसका जो मास जो भी होगा वो इसका जो एनर्जी होगा क्यू वैल्यू का वो अपना देख लेना। अब बीटा पे आते हैं। तो बीटा में सबसे पहले बात करेंगे बीटा माइनस। बीटा माइनस यानी कि इसमें जो बीटा का 6 होगा उसमें बीटा माइनस 6 की हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बीटा बीटा जो था वो दो तरह का, एक पॉजिटिव में था, एक निगेटिव में था। तो पहले निगेटिव की बात करते हैं फिर पॉजिटिव का। तो बीटा निगेटिव यानी बीटा माइनस 6 में क्या होता है, बीटा माइनस 6 में ये होता है कि नाभिक के अंदर जो है ना, एक न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में उसका एंटी न्यूट्रिनो भी उसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, वही चीज, यही जो भाषा है ना, उस भाषा को शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख रखे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होगा क्या चीज में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। माने एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, एंटी न्यूट्रिनो में। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है बेसिकली यही आपका बीटा माइनस बनेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यही बेसिकली आपका क्या बनेगा, बीटा माइनस बनेगा। तो बीटा माइनस 6 में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है, किसमें, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। ये जो आप देख रहे हो न्यू के ऊपर में डैश ये जो लगा हुआ है, इसको हम न्यू बार जो लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। और बेसिकली इसमें इसका काम क्या है, देखो न्यूट्रॉन जो था इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्जलेस हो जाएगा। न्यूट्रिनो का भी कोई चार्ज नहीं होता, उसका मास भी नहीं होता है, ये आया का है। तो इस बात को हमने यहां मेंशन किया है कि इन बीटा माइनस डी के इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो आवेश को संरक्षित करने के लिए आया, क्योंकि एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकलना जरूरी है ताकि चार्ज को बैलेंस करे, ठीक है। उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो जो है ना, एंटी न्यूट्रिनो इसका मेन काम होता है स्पिन को कंजर्वेशन करने के लिए, यानी उसका जो चक्रण है वो संरक्षित करने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप चक्रण संरक्षित रहता है, तो उसको संरक्षित करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो इसमें से बाहर आया। तो अब क्या होगा, अगर आपने एक बीटा माइनस बाहर करवा दिया तो क्या होगा, तो अगर एक बीटा माइनस को बाहर करवाए हैं तो याद रखिएगा एक्स, अगर मान लो एक न्यूक्लियस है तो एक्स से वाई बन जाएगा, लेकिन उसका परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होगा, परमाणु भार नहीं बदलेगा, केवल और केवल उसका परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा। बीटा माइनस में क्या होगा, परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तब बीटा माइनस उत्सर्जन होगा, साथ में तुम्हारा यहाँ पर ये जो है ये तो बनेगा ही, जो भी है आपका एंटी न्यूट्रिनो ये तो आपका रहेगा ही। तो याद रखिएगा, अगर कहे आपसे कि एक न्यूक्लियस है उसमें से एक बीटा बाहर निकाले तो उसका एटॉमिक मास कितना, तो वही रहेगा जो पहले था, एटॉमिक मास नहीं चेंज होगा, वही रहेगा। लेकिन एटॉमिक नंबर कितना, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। पहले अगर मान लो 10 था तब 11 हो जाएगा, 11 था तो 12 हो जाएगा। मतलब बीटा माइनस उत्सर्जन करवाओगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और मास वही रहेगा। अल्फा में क्या था, मास नंबर 4 से घटा था, एटॉमिक नंबर 2 से घटा था। याद रखिएगा इस बात को। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये काम आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो ये रहा पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, बीटा माइनस डीके का कहानी रहा। फिर क्यू वैल्यू आप जैसे निकालते हो वैसे क्यू वैल्यू निकाल लेना। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला आपको हम पहले बता रखे हैं, अलग अलग केस में एक एक करके हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं बीटा प्लस पे। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, देखो बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में इसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो प्रोटॉन जो होता है बीटा प्लस डीके में न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में ये क्या चीज में कन्वर्ट होगा, माने जो परिवर्तन होगा तो उसमें क्या क्या चीज निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। इसको न्यूट्रिनो बोलेंगे, बार हटा दिए, इसके ऊपर न्यू बार था उसको हटा दिए,
तो यहां से ये बनेगा आपका पॉजिट्रॉन और ये बनेगा आपका न्यूट्रिनो, इसके रूप में कन्वर्ट होगा। तो हम इसी पॉजिट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा प्लस डीके। ये बीटा प्लस है, इसी को बीटा प्लस बोलते हैं। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होता है, और बीटा माइनस में क्या हुआ था, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में हुआ था, और साथ में वहां इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो आया था। और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हुआ और पॉजिट्रॉन आया, साथ में न्यूट्रिनो आया। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने एक बीटा प्लस को बाहर किया तो क्या होगा। मान लीजिए एक न्यूक्लियस है एक्स, जिसका परमाणु भार और परमाणु संख्या दे रखा है, इसमें हमने एक बीटा प्लस को बाहर किया। अगर एक बीटा प्लस को हम बाहर करेंगे तो इसमें परमाणु भार फिर से अनचेंज रहेगा, जो था वो रहेगा, खाली बस परमाणु संख्या एक से घट जाएगा, प्लस में एक से घट जाएगा, बीटा माइनस में एक से बढ़ जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो अगर आप न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस से बीटा प्लस को बाहर निकालते हैं तो आपका इसमें एक से घट जाएगा। ठीक है, और सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन पूछता है ना, अगर आपको मान लो नाम कुछ बोला उला कुछ नहीं, तो आपके सिलेबस में ज्यादातर जो चर्चा करता है वो बीटा माइनस का चर्चा करता है, इसका कम करता है। ठीक ना, अगर आपको सीधा बोल दिया केवल बीटा, तो समझ लेना कि केवल जो है बीटा माइनस की बात कर रहा है, बीटा प्लस में ये बात जो है मेंशन करके लिखता है सामान्य तौर पे। ठीक ना, लेकिन हमने आपको दोनों बात बता दिया, तो दोनों कहानी जो है आपको मूल रूप से जो है वो याद रख लेना है। तो ये बीटा का कहानी है, बीटा प्लस का कहानी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको भी आप ध्यान में रखना। एक तो ये रहा बात। अच्छा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर पर, क्योंकि बीटा प्लस के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर आएगा, और तब हम लोग बात करेंगे गामा पर। थोड़ा सा जो उसका शेड्यूल है उसको हम चेंज कर दिए, जो जैसे जैसे चल रहा था ना क्रम, उस क्रम को हम बदल दिए हैं। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर पर, तब बात करेंगे गामा पर। देखिए, कोई कोई एलिमेंट में क्या होता है ना, कि अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट होगा तो इसके बीच में प्रोटॉन का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसके बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर ये बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को ही खा जाएगा, खींच लेगा अपने तरफ, है कि नहीं। अगर बहुत ज्यादा प्रोटॉन आ जाए ना इसके पास, तो ज्यादा प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर में बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग टाइप का जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से पहला घर का, सामान्य तौर पर दूरी बढ़ाते चलोगे तो फोर्स का वैल्यू तो घटेगा, लेकिन पहला घर का जो होगा ना उस इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। इसीलिए इसको कहा गया है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या के कैप्चर भी बोलते हैं, क्योंकि पहला घर का नाम के सेल होता है, इसीलिए इसका नाम के कैप्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए लिखे इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेता है इसके ऊपर। ठीक ना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक ना, तो यहां पर हमने वही बात जो है लिख रखा है, देख लो आप, कि अधिक प्रोटॉन वाले नाभिक कभी कभी प्रबल आकर्षण बल के कारण के कक्षा के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कब्जा करेगा तो ये जो है ना मिल जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो में, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कब्जा करके न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना एंटी न्यूट्रिनो है ना, तो एंटी न्यूट्रिनो डाल देना, एंटी न्यूट्रिनो में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप में। ठीक ना, तो अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियस अगर आपको कोई दे दिया और इसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है तो क्या होगा। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होगा ना, तो इसका एटॉमिक नंबर फिर एक से घट जाएगा। ठीक ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है किसी न्यूक्लियस में, तो नया जो न्यूक्लियस बनेगा वाई, एक्स में अगर डाले तो वाई बनेगा, वाई में जो है एक घट जाएगा, परमाणु भार वही रहेगा जो पहले था, परमाणु भार में कोई चेंज नहीं, खाली एटॉमिक नंबर एक से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का ये स्क्रीनशॉट लो आप, और इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल करो। ठीक, ये रहा इलेक्ट्रॉन कैप्चर का कहानी। अब हम लोग बात करते हैं गामा डीके का। गामा डीके में क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक ना, देखिए गामा डीके में जो है ना कोई विशेष इसके अंदर में जो है नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए गामा डीके में क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर में होता है, तो उसमें भी एनर्जी का एक लेयर होता है। जैसे प्रोटॉन जो होता है ना किसी एक एनर्जी स्टेट में है,
वहां से उछल करके किसी और एनर्जी स्टेट में आ सकता है, फिर किसी और एनर्जी स्टेट में जा सकता है। वो स्टेबिलिटी के अनुसार से वो तय करते रहता है कि उसका ट्रांजिशन होते रहे। एक्चुअली होता है क्या है कि अल्फा बीटा का जब उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा का जब इमिशन होता है, यानी कि रेडियो एक्टिव का जब घटना घटता है, तो उस केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में तो पाए जाते हैं। तो वो मोस्ट जितना भी स्टेबल स्टेट जो होता है उसमें अपने आप को अरेंज करके अगर मान लो नहीं रखे हुए, तो खास करके जब अरेंजमेंट उसका जो है ना स्टेबल स्टेट में नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभार ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये ट्रांजिशन करते हैं। या तो प्रोटॉन करेगा, नहीं तो न्यूट्रॉन करेगा, नहीं तो दोनों करेगा। ट्रांजिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ये ट्रांजिशन करते हैं। हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जब ट्रांजिशन करेंगे तो ये कुछ एनर्जी को बाहर निकालेंगे। सीधी सी बात है कि उच्च ऊर्जा स्तर में है और उसी की वजह से वो जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, ज्यादा ऊर्जा मिल गया है, तो उसको कम करेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, और लोअर में जाएगा तो कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, और वो जो बाहर निकालेगा एनर्जी वो बेसिकली गामा रे के रूप में निकालेगा। इसी को हम लोग गामा डीके बोलते हैं, गामा 6 बोलते हैं। ठीक है, और गामा 6 में एनर्जी बाहर हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, कन्वर्जन उन्वर्जन कुछ नहीं हुआ है, केवल हायर से लोअर में गया है। तो केवल एनर्जी जब बाहर निकाले इसका मतलब ये होता है कि गामा डीके में न एटॉमिक मास बदलेगा न एटॉमिक नंबर बदलेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। केवल और केवल न्यूक्लियस का जो एनर्जी का स्टेट है वो चेंज होगा। कोई हायर एनर्जी स्टेट में था, लोअर एनर्जी स्टेट में चला गया, ऊर्जा स्तर ज्यादा था, कम हो गया, बस यही कन्वर्जन होगा। बाकी ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक मास चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो याद रखिएगा, आपका जो गामा डीके होता है उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, इसका कहानी ये है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान में रखना। चलिए, तो एक और टॉपिक पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज का जो है अपना ये आखिरी टॉपिक है, इस पर बात कर लेते हैं। और इसमें क्या बात करना है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों विकिरण के बीच में आपसे अंतर पूछेगा कि तीनों में अंतर क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, पहली बात तो हम लोग जो है अल्फा बीटा गामा का जो प्रॉपर्टी है उसका एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें 5 गो लिस्ट है, जिसमें हमको अल्फा बीटा गामा, इसको बीटा कर देना, ये बीटा है, अल्फा बीटा और गामा, जिसमें हमको तीनों का सबसे पहले चार्ज पता करना है, फिर तीनों का मास पता करना है, फिर तीनों का पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है आर पार करने का क्षमता, ये पता करना है। कंपैरिजन भी करना है तो तीनों का करना है। फिर है इसका आयोनाइजिंग पावर, आयनन क्षमता, आयनों में तोड़ने का जो क्षमता है उसको पता करना है। गैस पार्टिकल से अगर निकालेंगे तो गैस पार्टिकल को आयन में कौन ज्यादा तोड़ेगा कौन कम तोड़ेगा, ये हमको पता करना है। और लास्ट में एक और चीज पता करना है तीनों का, वो है स्पीड, चाल, कि तीनों का स्पीड क्या है। यानी कि कुल मिलाकर अल्फा बीटा गामा का 5 प्रॉपर्टी जो है हमको ध्यान में रखना है। आपका ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। लेकिन हम इसको जो है ना एक डायग्राम के थ्रू जो है आपके सामने हम रख रखे हैं, ताकि ये चीजें जो है आपको शॉर्ट में याद हो जाए बहुत बढ़िया से। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि आवेश में अल्फा का जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीलियम जैसा था, हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर। बीटा जो था वो इलेक्ट्रॉन जैसा था, तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। हम अभी जो बात करें याद रखना, बीटा माइनस की बात करें, अगर बीटा को कैटेगराइज नहीं करना, हम कैटेगरी के लिए अलग से आपको बता रखे हैं। नॉर्मल तरीका से जब आपसे बात करें तो अल्फा बीटा गामा में अल्फा जैसे है वही रहेगा, बीटा में बीटा माइनस का चर्चा करेगा, प्लस का चर्चा नहीं करेगा। प्लस का चर्चा करेगा तो उसमें अलग से आपको बोलेगा, मेंशन करेगा, ठीक है। तो बीटा जो होगा उसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और गामा जो होगा इसके ऊपर तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो जीरो बोल देंगे। अब इसके मास वाले प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अल्फा का जो मास होता है वो हीलियम जैसा होगा, सेम एज हीलियम। बीटा का मास जो होगा वो सेम एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा होगा। और गामा का जो मास होगा वो तो मासलेस होगा, वो तो एनर्जी के रूप में वो बाहर निकलता है ना, तो उसका तो कोई मास है ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये मासलेस है, यानी कि जीरो मास होगा उसका। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है ना, इसको बोलते हैं आर पार करने का क्षमता। तो याद रखिएगा, जिसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है ना, या स्पीड कह दो, जिसका सबसे ज्यादा होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो स्पीड का चर्चा पहले कर लेते हैं। आपका जो अल्फा है उसका स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड का 1/10 भाग है, 1/10वां हिस्सा है।
बीटा का स्पीड 9/10 हिस्सा है लाइट के स्पीड का, लेकिन गामा का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर है। गामा जो चलता है वो लाइट के स्पीड के बराबर चलता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड इसका हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ। तो स्वाभाविक बात है कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम अल्फा का होगा, क्योंकि जिसका स्पीड सबसे ज्यादा उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, आर पार करने का क्षमता सबसे ज्यादा। तो सीधी सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट इसका सबसे कम है, तो अल्फा का जो पेनिट्रेटिंग पावर होगा लिस्ट होगा। लिस्ट बोले तो निम्न, सबसे कम, अति निम्न बोलो इसको। और बीटा का जो होगा लो होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन इससे थोड़ा कम होगा, निम्न होगा। ये अति निम्न, ये निम्न, और ये हाई, उच्च होगा। गामा का जो पेनिट्रेटिंग पावर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आयोनाइजिंग पावर जो होता है ना, आयोनाइजेशन पावर जिसको आयनन क्षमता बोलते हैं, इसका भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये जो होता है पेनिट्रेटिंग पावर का उल्टा होता है। जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन पावर जो होता है कम होता है। तो उल्टा जब उसी क्रम को कर दोगे तो अल्फा का आयोनाइजेशन पावर हाई, बीटा तो बीच में फिर आ जाएगा, और गामा का लिस्ट हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा के बारे में जो है इतना आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लो। अब एक क्लास और, यानी एगो वीडियो लेक्चर और आपके लिए आएगा, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स जो है तमाम तरह से एक एक करके हम लोग उसका पूरा जो कहानी है वो खत्म हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का कहानी पूर्ण रूप से फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ये वाला जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपना रिवीजन जो है आप जारी रखना।